नमस्कार मित्रों, कनाद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जेआरएफ इंटरव्यू सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ है साधना व्यास जी, जिनसे हम आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस बार की परीक्षा में जो है सफलता हासिल करी और कैसे कैसे उन्होंने मेहनत करी। तो आइए मिलते हैं साधना व्यास जी से। नमस्कार साधना जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस बार का जो जेआरएफ है वो क्वालिफाई किया है। तो साधना जी, सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दीजिए। आपका जो बैकग्राउंड रहा, कैसे आप योग की तरफ आए, सबसे पहले तो आप वो बताएं। जी, मेरा नाम साधना व्यास है और मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ था 2014 में। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी थी पीजी कॉलेज ऋषिकेश से 2017 एंड देन मैंने योग में मास्टर किया था 2019 में। उसके बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी योग में और उसी के दौरान मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, अकेडमी ज्वाइन करी थी और अब जाके फाइनली एग्जाम क्लियर हुआ है। ओके, तो जो आपने ग्रेजुएशन किया था वो क्या बैकग्राउंड था? जी, मैं बीएससी का था। बीएससी, तो बीएससी से योग में एंट्रेंस कैसे हुआ आपका? ऐसा कुछ स्पेशली तो मैं नहीं कह सकती जैसे और लोगों की जर्नी होती है, लेकिन बस ये था कि एक रुझान था योग के प्रति, क्योंकि 2017-18 का जो टाइम था उस टाइम पे योग बहुत पॉपुलर हो रहा था मोदी जी और बाबा रामदेव जी इनकी वजह से। तो इस वजह से एक प्रैक्टिकल वे में तो था ही मेरा कि चलो फिटनेस को लेके इस चीज में योग में आ जाए, लेकिन इतना पता नहीं था कि थ्योरेटिकल पोर्शन भी इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है इसका। तो इस वजह से पहले हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया था, उसके बाद हमने ग्रेजुएशन मास्टर किया था। ओके जी, तो साधना जी, मतलब जैसे कि आपका बैकग्राउंड भी नहीं था योग का, फिर एकदम से आपने स्विच किया कि चलो योग से मास्टर्स करते हैं एंड देन आपका जेआरएफ का हुआ। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था जो आपने दिया यूजीसी नेट जेआरएफ के? जी, मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट मैंने 2020 में दिया था। उस टाइम पे मेरा नेट क्लियर हुआ था। देन अगेन पिछले साल भी नेट ही क्लियर हुआ था, क्योंकि कुछ रीजन आ गए थे जेआरएफ ना होने की वजह से, कुछ पॉइंट से रह गया था और ये थर्ड में अभी क्लियर हुआ है। ओके, तो थर्ड टाइम में आपका जेआरएफ हाँ जी क्लियर हुआ एंड फर्स्ट टाइम में नेट हुआ था। हाँ जी, तो सेकंड टाइम में जब जेआरएफ नहीं हुआ तो कुछ मतलब आप कुछ उसका शेयर कीजिए कि कैसे कैसे मतलब परेशानियां आपकी लाइफ में आई या किस वजह से ऐसा था कि वो रह गया, और जो रह गया उससे फिर आपने कैसे ओवरकम किया कि आपको अब दोबारा से तैयारी करनी है? रीजन तो मेरी तरफ से तो नहीं था, मतलब मुझे ये था कि प्रिपरेशन ठीक हो गई थी तो मुझे लगा था हो ही जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू थे, उनकी वजह से कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। मतलब जो भी रीजन था, ओवरऑल ये था कि नहीं हो पाया फिर। तो उस चीज को कभी मैंने नेगेटिव में तो नहीं लिया, प्लस ये था कि ठीक है कुछ टाइम तक रेस्ट देते हैं, देन अगेन से स्टार्ट करते हैं। तो ओके, तो काफी सारी, जैसे साधना जी ने बताया कि टेक्निकल इशू के कारण उनका रुक गया था, तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो मेहनत करते हैं लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं लास्ट मोमेंट पे कि जो उनके पूरे साल की या कुछ महीनों की जो भी मेहनत रहती है वो रुक जाती है कहीं ना कहीं। तो वैसा ही कुछ साधना जी के साथ भी हुआ था, लेकिन फाइनली अभी साधना जी ने जेआरएफ क्लियर किया है एंड वो हमारे साथ है अपने मतलब हमारे साथ अपनी खुशी मना रही है जेआरएफ को क्लियर करने की। तो साधना जी, अब मैं ये चाहूंगी कि आप बताएं कि आपने कैसे कैसे तैयारी करी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपके क्या क्या रिसोर्सेज रहे तैयारी के दौरान, मतलब कौन सा आपने फर्स्ट पेपर के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की हेल्प ली, कैसे आपने तैयारी करी, ऐसे ही सेकंड पेपर का। तो सबसे पहले फर्स्ट पेपर का बताएं। जी, फर्स्ट एंड सेकंड मैं अगर बोथ की बात करूँ तो रिसोर्सेज सारे के सारे एकेडमी के थे। जो एप्लीकेशन पे हमारे नोट्स हमें प्रोवाइड करे जाते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कराई जाती है, ये ओवरऑल जितने भी बुक्स हैं जो हमारी बुक एकेडमी की, वो ओवरऑल सारा जो रिसोर्सेज था वो एकेडमी का ही था। फर्स्ट पेपर में हमारे जो नोट्स थे, जो सर ने प्रिपेयर करे हुए हैं, जो आप लोगों ने प्रिपेयर करे हुए हैं, वो बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, मतलब बहुत चूजी हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो मैटर पढ़ लिया तो ओवरऑल आपका जेआरएफ कंफर्म होगा। ओके, एंड सेकंड पेपर में बोथ सेकंड पेपर का भी फर्स्ट टू 10th जो हमारे 10 के 10 यूनिट हैं, सारा ओवरऑल जो भी सर ने नोट्स प्रिपेयर करे हैं और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। मुझे लगता नहीं है कि उसके अलावा हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं भी समझने की जरूरत नहीं पड़ी। जो भी क्लास में करवाया गया, जो हमारे नोट्स प्रोवाइड थे, या फिर ओवरऑल सारा जो पोर्शन था वो एकेडमी की तरफ से ही था। ओके,
तो साधना जी, तैयारी के दौरान आपके क्या क्या चैलेंजेस रहे? मतलब आपने तैयारी के दौरान ऐसा कुछ रहा कि जैसे होता है कि इंटरनल कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हमारे मन में ही चलते रहती हैं, कुछ कुछ चीजें वो बाधाएं बनती हैं हमारी तैयारी के दौरान, हमारी सफलता के रास्ते में, ऐसी कुछ एक्सटर्नल होंगी, तो ऐसे कुछ था आपके साथ भी कुछ चैलेंजेस? चैलेंजेस तो मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, तो मतलब उनसे निकलना होता है हर किसी को। अब बाहर के मतलब आउटर जो चैलेंजेस थे वो मेरी लाइफ के काफी कम थे वैसे। इंटरनल कह सकते हो, क्योंकि इंटरनल ये होता है कि माइंड को एकदम शांत रखना बहुत टफ हो जाता है, वो भी तब जब आपके जैसे अभी एग्जाम जो चल रहा था कोविड के टाइम के बाद वाला, वो बहुत ऐसा था, अनसर्टेन एग्जाम था, कभी भी एग्जाम आ रहा था, कभी भी एक्सटेंड हो जा रहा था। उस टाइम पे माइंडसेट को बहुत मतलब काम रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो है एक पोर्शन जिसको धैर्य बना के रखो, तो मुझे लगता है वो सबसे इजी हो जाएगा हमारे लिए। और कहीं ना कहीं ये डर भी था कि पिछली बार भी मेहनत करी और रह गया, कहीं इस बार भी ऐसा ही कुछ ना हो, या ऐसा कुछ चल रहा था माइंड में? ऐसे माइंड में तो ऐसा बहुत सारी चीजें आती रहती है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा फोकस करना चाहिए हर किसी पोर्शन पे, तो वो जो वृत्तियां हैं वो बनती रहेंगी, और जरूर नहीं है कि हमें हर किसी पे फोकस करना है। तो पोर्शन ये था कि डाउट रहता है कि क्योंकि मुझे लगता नहीं है वैसे भी हमारे जितने भी जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे, उस दिन भी बात चल रही थी कि किसी को नहीं पता होता है कि उनका जेआरएफ होने वाला है, बिल्कुल, चाहे किसी की प्रिपरेशन उनकी तरफ से 100% ही क्यों ना, क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन आ सकते हैं ऐसे। तो ये वाला नहीं मान के चलिए मैं कि बस हो ही जाएगा या होना ही है, ये था कि ठीक है अपनी तरफ से हम पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं और अच्छा दे देते हैं, देखते हैं उसके बाद होता है नहीं होता है क्या होता है। चलो, और दूसरी बात ये कि जैसे कि आप वर्किंग में थे, मतलब आप काम भी करते थे, जॉब के साथ साथ जो है साधना जी ने अपनी प्रिपरेशन भी करी, जॉब को शायद आपने स्किप नहीं किया, साथ साथ आप तैयारी करते रहे। एंड मतलब एक पार्ट तो आपका बीएससी के होने की वजह से एनाटॉमी तो अच्छा रहा होगा। हाँ जी, एनाटॉमी ठीक था, मतलब ज्यादा लोगों को टफ लगता है वो, बट ठीक था, हमारा सही था। और कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपको टफ था आपके लिए? जैसे एनाटॉमी वाला पार्ट तो चलो मान के चलते कि एक यूनिट तो आपकी ऐसी थी जो पहले से ही हम रेडी समझते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी यूनिट थी आपकी योग में जो आपको काफी टफ लगता था? योग दर्शन था जो स्टार्टिंग से टफ लगता था, लेकिन वो काफी इंटरेस्टिंग था, तो इस वजह से वो टफ लगा नहीं कभी, बाद में बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया था। पर जैसे उपनिषद है हमारे, जो प्राचीन उपनिषद है या जो योग उपनिषद है और हठ ग्रंथ हैं, स्पेशली जो फर्स्ट यूनिट के फैक्ट्स हैं, वो काफी टफ पार्ट था, क्योंकि इतना डीप हमने नहीं पढ़ा था योग में कभी भी। तो उसको ये है कि धीरे धीरे सर के जैसे सर ने बताया था, मार्गदर्शन दिया था, उसके अकॉर्डिंग ही हमने पढ़ा है और फिर रिवाइज किया है। जितनी बार उसको सर ने कहा रिवाइज इतनी बार करना है तो उतनी बार ही करना है, मतलब रिवीजन को आपने काफी महत्व दिया। हाँ जी, बहुत ज्यादा रिवीजन तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मुझे लगता है लास्ट के टाइम पे इतना टाइम बचता नहीं है किसी के पास भी कि वो पुराना सारा उठा के रिवीजन कर सके, क्योंकि वो तब तक बिल्कुल नया हो चुका होता है। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से ही जितना पढ़ाया गया था उसको जस्ट रिवाइज रिवाइज रिवाइज, मतलब रिवीजन आप बराबर करते रहे लास्ट मोमेंट तक अपने एग्जाम में। जी, ओके। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है जो साधना जी ने बताया कि रिवीजन आपको मस्ट करते ही रहना चाहिए। स्टार्टिंग से जो आप पढ़ रहे हैं उसको लास्ट मोमेंट तक आप रिवाइज करते रहिए, बाद में आपको मतलब आप आदी हो जाएंगे उस चीज के, मतलब आपको हर टाइम वो याद ही रहेगा जब उससे रिलेटेड चीजें आपके सामने आएंगी। क्योंकि रिवीजन का जो पार्ट होता है ना स्टार्टिंग में, जैसे सर भी हमें बताते थे कि रिवीजन का स्टार्टिंग का जो फेज होता है, उस टाइम पे आप जब पहली बार उसको रिवाइज कर रहे होते हैं तो आपको आधा घंटा 1 घंटा या शायद 2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके लिए वो 5 मिनट का सिर्फ काम होगा। और अच्छी बात यह है कि बाद में एक ऐसा फेज भी आता है जब आप सिर्फ मेंटली उसको कर रहे होते हो। आपको बुक्स की नीड नहीं है, आपको नोट्स की नीड नहीं है, किसी के साथ होने की नीड नहीं है। जैसे आपको आंखें बंद करो या आंखें खुले रखो या अपना आप डेली रूटीन करो और आपको जस्ट रिकॉल हो रही होती है सारी चीजें, तो वो फेज एंजॉय तभी हो पाएगा जब हम उसको स्टार्टिंग से ही उसको इतना हाई लेवल का रिवीजन देंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल जी हाँ। कई बार कई लोग भी ये कहते हैं, कई सारे आपने इंटरव्यूज देखे होंगे या जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया होगा उनके बारे में आपने सुना होगा कि सब यही कहते हैं कि अलग अलग सोर्स को उठाने से अच्छा है कि आप एक पर्टिकुलर किसी सोर्स को उठाएं और उसको 10 बार पढ़ें। मतलब 10 किताबों को उठाने से अच्छा है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़े, उसी में आपका काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड आई थिंक वही आपने फॉलो किया है। बस एक नोट्स करके और सारा अकेडमी का रिसोर्स जो था और उसी को बार बार रिविजन
रीजन, मतलब मैंने तो पढ़ा ही नहीं, पता नहीं और पढ़ते होंगे, लेकिन मैंने तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में कुछ और देखा ही नहीं कभी भी। जो सर के द्वारा बताया गया, जो आप लोगों के द्वारा बताया गया, बस उसी को रिवाइज करो, पढ़ो, समझो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमेशा अवेलेबल रहते थे। ऐसा कोई टाइम नहीं आया जब हमें प्रॉब्लम हुई हो और आप लोग उसमें साथ ना हो। मतलब सर को कभी भी कॉल कर लो, आप लोग कभी भी पूछ लो, हमेशा आप लोग अवेलेबल रहते थे। तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट था कहीं ना कहीं। जी। एंड सेकंड पेपर की हमने बात करी कि कौन सा आपका टफ पार्ट था, कौन सा इजीएस्ट था। इसी तरीके से फर्स्ट पेपर में मैं जानना चाहूंगी कि कौन सा पार्ट आपका इजी था, जो थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड रहा, एंड कौन सा बिल्कुल आपके लिए नहीं था, जिसमें आपने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया। पेपर फर्स्ट में आईसीटी था, जो मुझे आता था पहले से, और वो मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता है, तो वो मैंने कभी टफ नहीं समझा उसको। लेकिन पेपर फर्स्ट में जैसे जो मैथ्स वाले पोर्शन है, क्योंकि हम मैथमेटिक बैकग्राउंड के हैं नहीं, बीएससी में था, उससे पहले हमने 10th में आई थिंक मैंने लास्ट मैथ पढ़ी थी, उसके बाद नहीं पढ़ी थी। तो उस वजह से डीआई के क्वेश्चन हो गए और मैथमेटिक के क्वेश्चन हो गए, इनमें थोड़ा प्रॉब्लम आती थी, ये टफ पार्ट था। और जैसे रिसर्च टीचिंग है, ये थोड़ा बहुत टच था, बट इतना डीप नहीं पता था इनके बारे में। तो जैसे हायर एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं नया ही था, वो इतना हमने पढ़ा नहीं था। फर्स्ट पेपर में कहूंगी पूरा ही एकदम नया था। आईसीटी में कह सकती हूँ कि थोड़ा सा पार्ट था जो बहुत कम पार्ट था। हाँ जी, लॉजिकल रीजनिंग बहुत नया था, ये सब पोर्शन बहुत बिल्कुल ही न्यू थे हमारे लिए। जी। तो साधना जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को कि साधना जी साथ में जॉब भी करती थी, जॉब के साथ साथ उन्होंने तैयारी करी। तो इसी सिलसिले में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है उन लोगों के लिए जो जॉब भी करते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे तैयारी करें, कैसे मैनेज करें। तो आप ये बताएं कि जॉब के साथ साथ आपने पूरी की पूरी 20 यूनिट्स को, 20 इसलिए क्योंकि फर्स्ट पेपर की 10 यूनिट्स हो गई एंड 10 ऑफ सेकंड पेपर हो गई, उनको आपने कैसे मैनेज किया, कैसे अपनी पढ़ाई को टाइम दिया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं। जी, पहले जो स्टार्टिंग वाला जो टाइम था, लास्ट वाला, उसमें मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी। तो उसमें ये रहता था कि जितना भी क्लास में चलता था, उसके साथ साथ से उसको रिविजन टाइम मतलब मैनेज करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग। जैसे अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो नाइट का शेड्यूल टाइट रख सकते हैं अपना, अगर आपको इवनिंग में टाइम नहीं है तो मॉर्निंग आप जल्दी उठ के उसको कवर कर सकते हैं। तो अभी जो अभी रिसेंट वाला जो था, इसमें ऑनलाइन मैंने क्लासेस ली थी। इसमें तो ईजी हो गया था, क्योंकि ऑनलाइन में है कि आप घर से पढ़ रहे हो, आपके पास ओवरऑल काफी टाइम है, आने जाने में आपका टाइम नहीं लगता है। तो उसमें मैंने जो था कि जस्ट मॉर्निंग में रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपने पेपर फर्स्ट को दे लिया थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा अगेन कुछ टफ पार्ट ले लिया। तो शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग, अब मुझे लगता नहीं है वैसे कि सेम शेड्यूल बन सकता है सबका, सबका डिफरेंट होता है टाइम, और सबके आसपास का एनवायरनमेंट भी डिफरेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा सबसे ले सकते हो, उसका अपने अकॉर्डिंग एक नया शेड्यूल बना सकते हैं हम लोग। जी, वो तो है कि मतलब जैसे आपका वर्किंग हार है उसके हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी। तो कभी ऐसा भी होता था कि कोई टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपको लगता था नहीं बस अब बहुत पढ़ लिया, तो उस टाइम पे आप क्या करते थे खुद को आपका एनर्जी लेवल दोबारा गेन करने के लिए या दोबारा वापस से पढ़ाई में लगाने के लिए? क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि नहीं अब बस हो गया, बुक बंद कीजिए और वापस कुछ और देख लेते या फोन चला लेते। तो आप उस टाइम पे कैसे अपने माइंड को सेटअप करती थी कि नहीं नहीं मुझे पढ़ना ही है, क्योंकि एक लक्ष्य है उसकी तरफ आपको? जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है अगर ऐसा फेज चल रहा है तो कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले सकते हैं उस पढ़ाई को लेके। उस टाइम पे आप ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी है, आप किसी और तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कि जिससे किसी को इंटरेस्टिंग लग सकता है वीडियोस देखना, तो वीडियोस में बोरिंग भी कम आती है थोड़ा और जल्दी समझ आता है, क्योंकि ज्यादा हमारे सेंसेस काम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो वीडियो जैसे हमारे पास तो अकेडमी की लेक्चर सारे रिकॉर्डेड रहते थे, तो हमारे लिए ईजी होता था कहीं ना कहीं। अगर नहीं बुक से पढ़ना अच्छा लग रहा है तो सर की ऑडियो सुन लो, सर की रिकॉर्डेड वीडियो सुन लो, आप लोग की रिकॉर्डिंग वीडियो सुन लो। उससे क्या होता था कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या बोरियत वाला जो फेज चल रहा है वो तो इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे क्लियर किया जा सकता है उसको। या फिर अगर ज्यादा ही लग रहा है तो थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट ले सकते हैं, हाफ एन आवर के लिए रेस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा पार्ट कर सकते हैं जिससे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो। और म्यूजिक सुनना हो सकता है, किसी को कुछ और पसंद हो, और उसके बाद अगेन वापस से उसी फील्ड में। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आपने एक लक्ष्य बनाया है तो मुझे लगता नहीं उसके लिए कहीं पे भी आपको प्रमाद आलस्य इस टाइप का करना चाहिए। ये फेजेस सिर्फ तब आते हैं जब इंटरेस्ट कम हो जाता है कहीं ना कहीं हमारा।
तो ऐसा ना आए तो ज्यादा अच्छा है वैसे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट कम है तो आपके एक्सक्यूजेस ज्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल, एक्सक्यूजेस हमारे बहुत ज्यादा तभी होते हैं, और इनफैक्ट एक नहीं, हमारे कई एक्सक्यूजेस निकलते हैं उसके बाद, एक के बाद एक के बाद एक, कि ऐसा भी अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं है मेरा, इसलिए मन नहीं कर रहा है। तो लक्ष्य जब बना लिया आपने, ठान लिया है, तो उसके लिए आपको कितनी भी अगर इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है तो भी इंटरेस्ट जगाना चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे कई लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो पर्टिकुलर अपना एक टाइम टेबल बना देते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है। आपने भी कुछ ऐसा फॉलो किया था या फिर आपने सोचा था कि नहीं जिस टाइम पे मुझे जब मौका मिलेगा मैं करूंगी? मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजी अप्लाई की थी, क्योंकि जो स्टार्टिंग में अप्लाई होती है जरूर नहीं है कि आपका 1 या 2 मंथ बाद वो अप्लाई हो, क्योंकि हम बहुत जल्दी हटा देते हैं चीजों को, कहीं ना कहीं ब्रेन डिनाई कर देता है उन चीजों को जो अच्छी नहीं लग रही होती है। तो जैसे कुछ टाइम के लिए ऐसे भी अप्लाई किया था मैंने कि एक शेड्यूल बना दिया था कि ठीक है मॉर्निंग में मुझे ये पढ़ना है, उसके बाद मुझे ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। लेकिन वो थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा बोरिंग ज्यादा आ जाती है कहीं ना कहीं। तो ऐसे बाद में लास्ट में ये था कि जिस टाइम पे टाइम शेड्यूल कर लिया कि अगर 2 आवर के लिए पढ़ना है तो इस टाइम पे जिस भी टॉपिक को पढ़ने का मन है, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने का मन है वो पढ़ लिया। उससे क्या होता था कि एक एक्सक्यूज नहीं निकलता था कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक खुद चूज किया गया है कि आपको क्या पढ़ना है। ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको बंधना है या वैसे। अब वैसे डिपेंड करता है, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो, क्योंकि लास्ट में हमारा एग्जाम एक्सटेंड हो गया था अगेन, वहाँ पे 1 मंथ और आ गया था, तो तब मैंने ये अप्लाई किया था। और जैसे जिन पे फिक्स्ड है, मान लीजिए आपका फेब में एग्जाम होना है और आपको जस्ट 2 मंथ है पढ़ने के लिए, तो मुझे लगता नहीं फिर ये वाला पार्ट आना चाहिए। फिर तो ये आपको जितना टाइम मिल रहा है आप उसको बस लगा दीजिए। जी। तो साधना जी, जैसे कि आपने बताया कि चैलेंजेस भी आपके इंटरनल ही कुछ रहे, बाहरी चैलेंजेस भी नहीं रहे। ओके, तो मैं अब ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपके एग्जाम के टाइम पे, जैसे कि पूरे 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, टोटल 150 क्वेश्चन आपके सामने, तो उस टाइम पे कोई चैलेंज आपके सामने आया एग्जाम के टाइम पे भी कि आपको वो 150 क्वेश्चंस को मैनेज करना था, 3 घंटे को मैनेज करना था कि कैसे करना है अब, या कुछ आपके साथ भी परेशानी आई थी ऐसे? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट थे जिनके साथ आई थी, जैसे कि सेंटर पे टाइम से नहीं पहुंच पाए और फिर एग्जाम भी उनका लेट स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं टेंशन थी, किसी का आधा घंटे वेस्ट हो गए। ऐसे कुछ आपके साथ भी हुआ था? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत कॉमन हो गया है वैसे। इतना इजीली होता नहीं है एग्जाम। प्रिपरेशन करना जितना मुझे सही लगता है उतना एग्जाम देना इतना इजी नहीं है। जब हम सेंटर पे गए थे तो हमारा जस्ट 5 मिनट्स रह गए थे, क्योंकि कुछ रूट का बारिश बहुत थी उस दिन, तो रूट कुछ ब्रेक हो गया था बीच में और हमें वापस फिर 20 किलोमीटर बैक जाना पड़ा और फिर अगेन सेंटर पे पहुंचना पड़ा। तो खैर जो भी रीजन रहे, उसके बाद जब सेंटर पे पहुंचे तो जो पीसी थे वो आई थिंक काम नहीं कर रहे थे ठीक से, और मेरा तो बहुत माउस का इफेक्ट था, वो डबल क्लिक के बाद ही क्लिक हो रहा था और बार बार ब्लर हो जा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा भी था, उनका कोई बात नहीं हो जाएगा, तो मैंने कहा आपके लिए इजी है, हो जाएगा, बट हमें पता है नहीं हो पाता इतना इजी। बट ठीक है, वो चीजें साइड में रख के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे पेपर 1 और 2 का आता है, तो सर के अकॉर्डिंग हमें बताया गया था कि पेपर 2 आपने पहले अटेंड करना है जी। मेरे को तो वही अच्छा लगा था वैसे, तो पेपर 2 पहले अटेंड किया था, उसमें मैंने 1 आवर दिया था पूरा। 1 आवर में मैंने पहले वो क्वेश्चन करे जिनको जो मुझे समझने में इजी लगे, थोड़ा सा 1 बाय 1 करके, और जो नहीं समझ में आ रहा था उनको स्किप किया था लास्ट के लिए। फिर अगेन जो सेकंड राउंड में स्टार्ट किया वो क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा सा समझना था कि क्या सही हो सकता है, 50-50 वाले जो क्वेश्चन थे। और फिर एक बार चेक करने के लिए जस्ट ये था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए जो नहीं समझ में आ रहे हैं, तो जस्ट अपने थोड़ा बहुत सबकॉन्शियसली उनको कर लिया बस। तो फिर जो 2 आवर बच गए थे उसमें मैंने पेपर 1 में फिर ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि पेपर 1 में थोड़ा मेरा उतना, पेपर 2 मुझे सही लगा हमेशा से, क्योंकि उसमें ये है कि सारा फैक्चुअल पार्ट है, कॉन्सेप्ट बेस है सारा, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो माइंड भी सेटअप हो जाता है कि आप पहले अगर वो वाला पेपर करते जो आपको आता है तो एक आपका पॉजिटिविटी बनती है कि ये क्या रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है, और कहीं ना कहीं वो भी काम करता है आपके फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन को सही करने में। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कहीं ना कहीं एग्जाम में। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में मान लीजिए हमने ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए ऐसे क्वेश्चन जो हमें नहीं आ रहे हैं या जहाँ पे हम फंस गए, तो वो माइंडसेट बहुत वीक पड़ जाता है, मतलब हम बहुत ऐसा लग जाता है कि हाँ
नहीं हो पा रहा है, या उसकी वजह से और क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ता है, तो पहले वो क्वेश्चन करें जो जिसमें हम स्ट्रांग है। उससे क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और फिर हम वो क्वेश्चन करें जिनमें थोड़ा सा टफ पार्ट है, हम थोड़ा वीक हैं जिसमें। इसलिए मैंने पेपर फर्स्ट कहीं ना कहीं बाद में अटेंड किया था। नहीं, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है एक्चुअली, कि जो पार्ट आपको आता है, एंड सर भी यहाँ पर एडवाइस करते हैं, आप सभी टीचर्स जो है यहाँ पर एडवाइस करते हैं कि आपको कौन सा पेपर पहले करना चाहिए। तो जो पार्ट आपको आता है वो पहले अगर आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जो पार्ट आपको वीक है उसमें भी आपका फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे रहेंगे, टेंशन कम रहेगी, तो आप अच्छा तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के उसको वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जो भी ट्रिक्स है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो काफी अच्छा पार्ट है ये, और मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके से उसे एक्सप्लेन किया काफी काम आने वाला है, क्योंकि अभी फेब में ही आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं दोबारा। तो साधना जी, आपने कौन कौन सी ऐसी एडवाइजेस है जो अपने टीचर्स की अप्लाई करी हो टिल द एग्जाम? जी मैंने तो सारी, मतलब मैं कहूँगी एक पोर्शन है ना कि जहाँ पर हमारे टीचर्स हमें गाइड कर रहे हैं ना, तो वो हमारी ही बेवकूफ़ी होगी अगर हम उसे अप्लाई ना करें, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। उन्होंने मतलब बहुत सारे जेआरएफ हमारे जैसे क्वालिफाई करवा दिए ऑलरेडी, तो उनके एक एक शब्द मैं कहूँगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जितना भी वो समझाएं कहें सब ही इम्पोर्टेंट है। तो सर कहते थे कि जैसे एक क्वेश्चन है कि रिवाइज करके चलना है हमेशा। वो सर ने स्टार्टिंग की पहली क्लास से मुझे याद है कि सर ने कहा था कि आज से जो पढ़ाया जा रहा है उसको आज से ही रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो योग दर्शन हमारा पहला क्वेश्चन था जिस दिन से मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, उस दिन से एकदम फ्रेश माइंड से। उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में, और वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था कहीं ना कहीं, क्योंकि एकदम फ्रेश माइंड में वो समझा, और अभी मुझे लगता है कि वो अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरा योग दर्शन। तो उससे ये था कि रिविजन करना स्टार्ट कर दो, जस्ट रिविजन करिए। और जैसे सर समझाते थे कि क्वेश्चन को हमेशा इतना पढ़े, मतलब उसको बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पेपर के टाइम पे आपको बार बार उसको रिकॉल ना समझने की जैसे ना पड़े कि आपको 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, 3 बार पढ़ना पड़ रहा है। पहली बार में धैर्य से पढ़ें, आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सही बात है। तो ये कुछ पोर्शन थे जो अभी मुझे याद आ रहा है। बाकी तो ये है कि हर एक शब्द मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि ठीक है बोल दिया टीचर्स ने, सुन लिया, 1-2 दिन अप्लाई किया एंड देन फिर नहीं, तो फिर वो फायदा नहीं है ना, वो अपने लिए ही कहीं ना कहीं गलती, उनकी गलती है वो। ओके, तो आपने भी जैसे कि फर्स्ट पेपर है आपका, सेकंड पेपर है, कोई यूनिट ऐसी थी जो आपने छोड़ दी थी और आपको लगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं करती हूँ, या फिर कुछ ऐसा था कि आपको लगा नहीं कर देती हूँ, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लूँ, एटलीस्ट हो सकता है कुछ ना कुछ इससे भी आ जाए। तो आपने कौन सा वाले पार्ट को ज्यादा देखा कि कर लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? ये जैसे पेपर, अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारा लक्ष्य जो है ना वो जेआरएफ का है। अगर हमारा लक्ष्य नेट का है सिर्फ, तो नेट तक के लिए ये कर सकते हैं हम कि ठीक है, अगर आप कुछ छोड़ भी रहे हैं तो शायद मुझे लगता है क्या पता वैसे नेट हो जाएगा, लेकिन जेआरएफ के लक्ष्य के लिए आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। आपका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले ऐसा माना जाता था कि जैसे पेपर 2 है तो 6 यूनिट तक इम्पोर्टेंट है, उसके बाद का थोड़ा कम क्वेश्चन, लेकिन इस बार के पेपर में जो 9th क्वेश्चन यूनिट थी उससे काफी क्वेश्चन आ गए, तो कुछ भी छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हल्के में नहीं ले सकते, सारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और पेपर फर्स्ट की बात करूँ तो उसमें पढ़ना तो सब कुछ ही है, लेकिन जैसे कुछ पोर्शन ऐसे हो सकते हैं जो टफ लगते हैं, तो वो तो या तो स्टार्टिंग से उसको लेके चले एक्स्ट्रा टाइम में अपना 1 आवर या 2 आवर जितना दे सके उसके लिए, या तो आप उनको लास्ट के लिए रखें, जो भी जिसके लिए परफेक्ट प्लान हो सकता है लास्ट के लिए, इसलिए क्योंकि हो सकता है लास्ट टाइम पे पढ़ने से थोड़ा सा आपको रिकॉल, मतलब आपको एग्जाम टाइम पे रिकॉल करने में इजी हो जाए, क्या पता। और दूसरा ये है कि स्टार्टिंग से उनको थोड़ा थोड़ा टाइम देके पढ़ना शुरू करें। तो साधना जी, जैसे कि अभी आप जानती हैं एग्जाम आने वाला है बहुत जल्दी, 16 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएंगे फेब से, एंड कभी भी एग्जाम हो सकता है योग का एंड बाकी सब्जेक्ट्स का भी है। तो जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, भले ही आप किसी भी सब्जेक्ट के, हो सकता है आपके काम ये एडवाइस आ जाए, क्योंकि प्रिपरेशन आपको पेपर की करनी है, और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के दौरान आप अगर कईयों की प्रिपरेशन को साथ में लेकर तैयारी करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं कि उन्होंने क्या गलतियां करी, आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो हेल्पफुल हो सकती है। तो इसी तरीके से मैं चाहूंगी कि आप कोई एक एडवाइस दें जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम आगे होंगे, जो तैयारी करेंगे, अब कुछ एकेडमी से जुड़ेंगे, कुछ वैसे तैयारी करेंगे, तो उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो सके, तो कोई ऐसी एडवाइस आप दें? जी, पहले तो ये कि कभी भी धैर्य ना खोएं, अपना पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एग्जाम में कहीं ना कहीं,
क्योंकि वो आपका प्रिपरेशन वाला फेज हो या आप एग्जाम जब दे रहे हो उस टाइम का फेज हो या फिर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कोई सा भी फेज हो, आपको धैर्य नहीं खोना है कभी भी। दूसरा ये है कि जो हमारे टीचर्स होते हैं उनकी जो गाइडेंस है वो बहुत बड़ा रोल होता है उनका, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमें किस दिशा में कितना पढ़ना है, कौन सा पोर्शन छोड़ना है, किसको ज्यादा वरीयता देनी है, ये सब जो चीजें होती है ये टीचर्स को बहुत अच्छे से पता होती है। तो जितना भी आपको मार्गदर्शन वो करवा रहे हैं उसको हमेशा अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और सबसे एक लास्ट समझ लीजिए तो ये क्वेश्चन है कि कभी भी नेगेटिव में ना लें किसी भी चीज को, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। जैसे स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं ना प्रिपरेशन करना, तो हमारा माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज्यादा, लेकिन वो टाइम के साथ साथ वो ढीला पड़ने लग जाता है। तो स्टार्टिंग में जो माइंडसेट था उसको लास्ट तक बना के रखेंगे ना, तो वो हमारी सफलता की सीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं इजी बना देगा जी। तो चलिए, बहुत अच्छी एडवाइस साधना जी ने दी है। आई होप कि आप सब इसे अप्लाई करेंगे। तो साधना जी, आप किसको धन्यवाद करना चाहेंगी अपनी सफलता के लिए? जी धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद तो ईश्वर के है सबसे ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन अपने परिवार का, जिन्होंने काफी सपोर्ट दिया हर चीज में। और सबसे मेन जो धन्यवाद है वो हमारी पूरी कनाड अकेडमी टीम का है। इसमें हमारे आचार्य हरीश गुरु जी सबसे मेन है, श्रुति मैम है, शिवानी मैम है, अवधेश सर है, गौरव सर है, सबका बहुत सहयोग रहा है। इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं है कि पूरा जो स्टार्टिंग के डे से और अब तक का जो सपोर्ट रहा है ना, सारा एक एक टीचर के बहुत बड़ी योगदान रहा है उसमें। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी। और बहुत अच्छा लगा कि आपने शेयर करा जो भी आपने जैसे जैसे तैयारी करी। और मुझे लगता है कि जिनका अभी एग्जाम है आगे और जो लोग प्रिपरेशन करेंगे, वो लोग जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं अभी तक, उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर किसी की कोई मिस्टेक रही है तो मैं चाहूंगी कि वो आप लोग ना दोहराए, उससे सीखे। इंटरव्यूज करवाने का जो हमारा मोटिव है वो होता ही यही है कि जितने भी हमारे जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है उनका किस वजह से रुका था पिछली बार, किस वजह से हुआ है इस बार, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है और आप लोगों को सीखने को मिलता है उससे। तो वही सारी चीजें आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और साधना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी, आप सभी हमारे साथ इस इंटरव्यू सीरीज में बने रहे। और आगे भी कुछ इंटरव्यूज ऐसे हैं जो रह गए हैं, तो वो भी हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।